कि एलओसी पे आपको मालूम है सीज फायर हुआ है और कहा गया है कि दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन अभी दोबारा से इस चीज को कहा गया है तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो इस चीज को बड़ा वेलकम करती हूँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर हम कंपेयर करें इंडियन गवर्नमेंट्स को जो अभी है या जो पहले थी कांग्रेस की, या पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट अभी है या जो पहले गवर्नमेंट थी, कि इनमें से आप किसको समझते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस चीज को लेके आगे बढ़ी कि सीज फायर होना चाहिए और आपस में इस तरह से बिला वजह इधर उधर आपको पता है फायरिंग होती है और फिर लोग जो हैं जो वहां पे रहते हैं, स्पेशली जो कि ना तो सोल्जर्स होते हैं ना कुछ, तो लेकिन उनके घर है वहां पे, उनको जो है वो इंजर्ड भी हो जाते हैं, बहुत दफा डेथ्स भी होती हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इस तरह की फायरिंग नहीं होगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट्स ने बेहतर काम किया या काम करने की कोशिश की? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कारण क्या है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था 2003 से 2006 तक, तो वाजपेयी जी थे और यहाँ मुशर्रफ साहब थे, तो 2003 से और 2006 के पीरियड में एक गोली भी नहीं चली थी। तो 3 साल का एक विंडो ऐसा है जहां कोई वायलेशन नहीं हुआ। अगर फिर आप देखें, सीज फायर वायलेशन 2006 से बढ़ती रही है और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि देखिए, सीज फायर वायलेशन जो है जो लोकल कमांडर्स के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, क्योंकि अगर गोली चलेगी तो उनको जवाब देना पड़ता। अब आप तो ये जानते हैं, अभी जो प्राइमरी, बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, प्राइमरली सीज फायर का जो अभी ऐलान हुआ, आई एज अ पर्सन सपोर्टेड, आई एंडोर्स योर व्यू, क्योंकि देखिए हम कभी नहीं चाहते कि लोग इस साइड मरे उस साइड मरे, या हमारा फौजी हो आपका फौजी हो, हमारे सिविलियन हो आपका सिविलियन हो, ये हम कभी नहीं चाहते। लोगों की मौत किसी भी तरह इज नॉट अ गुड थिंग। देखिए, ह्यूमन लाइफ का लॉस होना कभी भी किसी भी परिस्थिति में अच्छी बात नहीं है। अगर इससे ये बचती है, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन। पर अब मैं दूसरे मरहले पे आऊंगा, दूसरे फेज पे आऊंगा। पर एक यहाँ जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, कुछ फौज के भी अफसर हैं, कुछ पॉलिटिक्स में, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, तो वो बहुत घबराए हुए आरजू जी, कहते हैं भाई ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है, क्योंकि भाई ये मतलब ये पाकिस्तान अचानक सीज फायर के लिए कह रहा भाई हमें सीज फायर करना है, तो अगर आप सीज फायर छोड़ दोगे तो आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कैसे करोगे? दूसरी बात, अब अगला यहाँ तो लोग ये भी कह रहे हैं भाई तैयार रहिए, अगला कहीं आतंकवादी हमला होने वाला है। देखिए, 2-3 चीजें इसमें खुल के आ रही। पहली चीज, लोग कुछ अब ये जो परसेप्शन है, पहली चीज है जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है अभी, उसमें या तो आप मतलब पेट्रोल खरीदे, दूध चीनी खरीदे, या वो बम गोले खरीदे, दोनों की परिस्थिति है नहीं। फाइनेंशियल रिजर्व पाकिस्तान के पास इतने है नहीं कि ये करे। अगर ये करता है तो आप लोगों के इंटरेस्ट को, बेसिक नीड्स को दरकिनार करते हो ये कर रहे हो। भाई मैं कह रहा हूँ बम गोले खरीद रहे हो, इससे अच्छा वैक्सीन खरीद लो। वैक्सीन तो ज्यादा जरूरी है ना बंदूकों से। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ एक थॉट प्रोसेस ये भी आरजू जी की, देखिए इतनी बड़ी आर्मी चाइना की थी, इतना बड़ा उनका इमेज था, ये था, 10 महीने बाद 8 किलोमीटर पीछे गया। आपके लास्ट डिबेट में हमने काफी डिस्कस किया था, विद लॉक स्टॉक एंड बैरल, पूरा इंफ्रा उन्होंने पीछे किया 8 किलोमीटर। अगर 10 महीने बाद चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है तो भाई पाकिस्तान कहां से कुछ कर लेगा? आप वैसे ही 4 जंगे लड़के हार चुके हो, आपने 30 साल प्रॉक्सी वॉर चलाया, कुछ नहीं मिला, आतंकवादियों को भेज रहे हो उन्हें 2-3, अब देखिए वैसे भी जो शेल्फ लाइफ आतंकवादी की मेरे हिसाब से लेस देन 1 ईयर है। 70% ऑफ द टेररिस्ट आर एलिमिनेटेड इन लेस देन 1 ईयर। 40-50 बचे होंगे, अब कब तक वो खड़े होंगे वो तो वही जाने और ऊपर वाला जाने। बट ये जो मॉडल है ये कॉन्सेप्चुअली फेल हो चुका। अगर ये मॉडल फेल हो चुका तो अब मुझे बताइए, सरहद पे ये बम बंदूकें चलाने का पॉइंट क्या? मिला कैसे? जब चाइना को एक जमीन नहीं मिली तो आपको क्या मिलेगा? एक ये मॉडल है। तीसरा मॉडल जो हमारे यहाँ भी एक अप्रेंशन है, वो ये है कि भाई ये कहीं वहां चाइना पीछे चला गया, यहाँ पाकिस्तान पीछे चला गया, कि कुछ बड़े खिचड़ी तो नहीं बन रही है, कि कोई बड़ा धमाका होने की अंदेशा आज। अच्छा सोचिए सर, अच्छा सोचिए, बुरा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ, पर ऐसा भी एक ये जो है ना, यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस है कि भाई दोनों पीछे चले गए। देखिए, अब आपको एक आंकड़ा दूंगा, आपके अस्कर्डू एयरबेस पे 40 से 50 चाइनीज जेट्स हैं। क्या वो वहां है या गए मुझे नहीं पता। देखिए, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो हूं नहीं कि जो मुझे सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है जो। पर एक बहुत पॉजिटिव चीज इसमें आई है, जनरल नरवाने ने बोला कि इवन इन दिस चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने बॉर्डर के आसपास जमावड़ा नहीं लगाया, आर्मी का कंसंट्रेशन नहीं हुआ है,
ये खुद नरवाने साहब कहते हैं। तो इसको मैं पॉजिटिव स्टेप मानूंगा। पर साइड में एक और बड़ा गंभीर आंकड़ा है मेरे पास, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पिछले साल, मतलब मैं 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले साल करीब 540 या 550 सीज फायर वायलेशन हुई। जब चाइना LAC पे आया था आरजू जी, 4645 सीज फायर वायलेशंस वे डन बाय पाकिस्तान, which is almost 10 to 11 times। ये क्यों हुआ, इस पे क्यों किया गया? अब चाइना हट रहा है। अब देखिए, जब चाइना LAC पे था तो जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस है ऑल टाइम हाई है, 11 गुना ज्यादा है, 11 टाइम्स मोर। और आई कैन से 1000% मोर, मतलब परसेंटेज या गुणा में देखें, जैसे इसको देखना चाहें। कहां पहले 550 थी, 3 साल ऐसे के कोई नहीं था। फिर उससे पुराना साल 19 की बात करें 500 550। अब इस 10 महीने में 4645। अब चाइना आरजू जी पीछे जाता तो पाकिस्तान कहता जी हम ये हम सीज फायर करेंगे। अब कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही कि डोवाल साहब यूसुफ साहब से मिले थे जो आपके NSA हैं, पर उन्होंने ट्विटर पे बोल दिया नहीं जी मेरे से किसी थर्ड कंट्री में बात नहीं हुई थी। कुछ अटकलें ये भी है। अब ये कॉम्प्लेक्स, इसको अगर मैं आइसोलेशन में देखूं, प्रेसिडेंस में देखूं, हाँ ये संभव है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, आई कंप्लीटली एंडोर्स यू, मैं आपका समर्थन करता हूं। बट अब मैं इसको चाइना के साथ मिला के देखूं तो एक दूसरा थॉट प्रोसेस आता है। तो अब ये, और हमें ये भी पता कि आपकी हुकूमत की आर्मी पे तो चलती नहीं है, आर्मी वाले वही करेंगे जो उनके मन में होगा। अब नियाजी साहब कुछ भी बोलते रहे, वो तो बोलते रह जाएंगे भाई, उनको तो वही करना जो करना है। अब आर्मी का कमर्शियल इंटरेस्ट कहाँ है? अब देखिए, फौजी तंजीम आपका 10% GDP कंट्रोल करती है, ये भी कोई छुपी बात है नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में बातें हैं। तो अब इन सब चीजों को देखा जाए, अचानक क्या हो गया? अब जो DGMO लेवल पे, जो देखिए ऑलरेडी मेजर लेवल पे हॉटलाइन होती है, ठीक है जी, फिर ब्रिगेडियर लेवल पे होती है, फिर अगर जरूरत पड़े तो DGMO लेवल पे भी हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई। और ये मैकेनिज्म पिछले 30 साल से एप्लीकेबल है। अगर 30 साल से एप्लीकेबल है, 4645 सीज फायर वायलेशन क्यों हुए? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चाइना पीछे जाता, अब आप पीछे जाते हैं। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मंशा अच्छी हो, पीस रहे, ट्रैंक्विलिटी रहे। बट मैडम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज ए इंडियन और एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटेटर, आई हैव माय डाउट्स। मेरा डाउट इस पे है। मैं तो ये कहता हूँ, पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है। ये मतलब मुझे जो क्लाइमेक्स से पहले एकदम प्लॉट नीचे आता ना, फिर एकदम क्लाइमेक्स आता, वो तो वो कहीं वो वाली बात ना हो। आई होप सर वो वाली बात तो इंडिया की तरफ से भी हो सकती है ना। और दूसरा जो आप वायलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो तो दोनों तरफ से हुई है ना, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। एक ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान करता जा रहा है, आप लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ से शरारत, दोनों तरफ से होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक का काम नहीं है, दोनों मिलके शरारत करते हैं। लेकिन बात वही है कि ऐसा नहीं है कि चाइना पीछे चला गया तो पाकिस्तान ने कहा क्या करें, पाकिस्तान भी बैठ गया। चाइना जो पीछे गया है वो भी इतने टाइम के बाद, तो आप लोगों के साथ कोई ना कोई बात हुई होगी। दूसरा, इस तरह की चीजें सर जो चलती हैं, वो तो आपको खुद पता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी कहलाती है, और इस तरह से तो वो तो बातचीत चल रही होती है। और ये इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि मोदी जी पहले ही 10 चीजों में फंसे हुए हैं, कहीं फार्मर प्रोटेस्ट है, कहीं कुछ, अभी बंगाल का अभी वो जो चल रहा है आपका इलेक्शन, उसमें भी कुछ खास अच्छी न्यूज नहीं है मोदी सरकार के लिए। तो हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि चलो इधर से तो सुकून करूं, फिर ताकि पहले कंट्री में अंदर क्या हो रहा है वो सेट कर लिया जाए। और सेम यही चीज इमरान खान साहब के साथ है कि कभी वो अपोजिशन उनके लिए खड़ी हो जाती है, कभी सेनेट का इलेक्शन उनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो भी हो सकता है चाह रहे हो कि बॉर्डर को थोड़ा सा पीसफुली रहने दिया जाए, ताकि पहले कंट्री में जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें। आपको नहीं लगता इस तरह की कोई बात हो सकती है? देखिए आदिल जी, पीस इज वेलकम, पीस होनी चाहिए, रहनी चाहिए। बट मैं ये नहीं मानता कि जो इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री, वो होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सब अपनी जगह में जो भी अंदर के मसले हैं या जो भी कुछ है, दैट इज हैंडल्ड बाय होम मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनका काम है डिफेंस देखना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उनका काम है एक्सटर्नल अफेयर्स देना। ये दोनों ये सब आपस में बात जरूर करते हैं, बट नोबडी सुपरसीड्स अदर कि हाँ जी बंगाल में इलेक्शन है इसलिए जी पाकिस्तान पे नरम हो जाओ, या फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा जी चाइना को बोल नरम हो जाओ। मैडम, चाइना तो 8 किलोमीटर पीछे गया ना। हम तो धन सिंह थापा पोस्ट पे थे और अब भी लास्ट ईयर इस समय आज के दिन, तब वही थे, आज वही पीछे कौन गया? पहली बात। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान हमारे पोस्ट पे अटैक करेगा, फायरिंग करेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीज फायर को, अगर आप इसको स्टडी करें, हु स्टार्टेड,
This 4,645 का आंकड़ा है where Pakistan has broken the ceasefire, but it is but natural Indian army has to retaliate. वो तो उनका काम है, वो तो रिटेलिएट करेंगे. उसमें वो मेरे कहने से वहां फिर वो लोकल कमांडर लेवल पे बातचीत आ जाती है, मेरे या किसी के कहने से वो नहीं रुकेंगे. बंगाल की जहां तक आपने बात की, देखिए बंगाल में जो हमारा इलेक्शन है इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप जन सहलाव देखिए, हजारों लोग, लाखों लोग कोरोना के होते हुए रैलियों में आ रहे हैं. अगर आप देखें जो बंगाल में जो परिस्थिति बन रही है, ममता दी जो है हमारी ममता दीदी, वो काफी घबराई हुई है. दर्जन, आप तो आरजू जी, आप तो खुद मीडिया वाले, आप तो देखो, अगर किसी के 100-150 लोग भाग गए, उनका अपने भाई कहते हैं, ममता दीदी के अपने भाई कहते हैं भाई ये वंशवाद हटना चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए. और मोदी जी का जो डेवलपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और एजेंडा वो ऑल टाइम हाई है. आप देखिए कितने लोग उनकी मीटिंगों में आ रहे हैं, कितने अमित शाह जी वहां बैठे हैं, नड्डा साहब वहां बैठे हैं. तो जो वहां जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था हमारा 1 साल पहले, तो ममता दीदी ने कहा था, कुछ बंगाली मुझे आती नहीं, उन्होंने कहा था शून्य, मतलब शून्य का मतलब बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा. अब 42 में से 19 सीटें बीजेपी ले गई. अब ममता दीदी को ये लग रहा कि उनके 100-150 वैसे निकल के उनके अपने भाई उनके खिलाफ कह रहे हैं, और जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट है प्रशांत किशोर साहब, कुछ कर नहीं पा रहे ग्राउंड पे. अच्छे व्यक्ति है पर अब की बार कुछ कर नहीं पा रहे. तो अब वहां जो आपको दिख रहा है वो ममता दी की घबराहट दिख रही है. मोदी जी कोई घबराए हुए नहीं है, और वैसे भी मोदी जी तो सेंटर में बैठे हैं. 80% स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है. 2-4 स्टेटें और बची, मुझे लगता है जिस हिसाब से जा रहे हैं वहां भी हो जाएगा. तो आप बताइए आरजू जी, अगर आप 80% स्टेटों में भी हो और सेंटर में हो, आपको फर्क पड़ रहा है? आपको कौन हिला रहा है? कौन हिलाएगा आपको? आपके पास तो 303 सीटें हैं, 270 ही चाहिए. फिर भी खैर हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ जो है, ऑफ कोर्स कंट्री में अगर सब कुछ पीसफुली ना चल रहा हो तो एज अ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल थोड़ी बहुत घबराहट होनी चाहिए मोदी जी को. लेकिन जो हम एलओसी की बात कर रहे थे वायलेशन की, तो वो तो अगर हम, मेरे और आपकी जगह, हम तो सिविलियंस बैठे हैं, अगर दोनों तरफ के कोई आर्मी के बैठे होते तो उन्होंने, इंडिया ने कहना था कि पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान ने कहना था कि इंडिया करता है, और उसके बाद मानना किसी ने भी नहीं था. लेकिन बात यही है कि वायलेशन दोनों साइड से होती है. ऐसा नहीं होता कि हमेशा पाकिस्तान करता है और आप लोग सिर्फ पलट के जवाब दे रहे होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. मेरे ख्याल से उधर से भी कुछ ना कुछ होता ही है. एक ही तरह के लोग रहते हैं सर, एक ही तरह की सोच है, एक ही तरह के बैठे बैठे कहते हो चलो थोड़ी सी फायरिंग कर लेते हैं. तो लेकिन ये है कि अब उस चीज को रोका गया है, तो मेरे ख्याल हमें इसको वेलकम करना चाहिए. अगर बेशक 4 दिन के लिए हो, चाहे 4 साल के लिए हो, लेकिन एक अच्छी चीज तो हुई है. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा कुछ है कि जिसको लेके आगे चला जा सकता है दोबारा से, उस चीज को थोड़ा पीसफुली. मैं ये नहीं कह रही कि दोस्ती हो जाएगी, आना जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक जैसे कहते हैं ना कि वो जो ब्लेम गेम चल रहा था वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, आपको लगता है? देखिए शांति का तो हर तरफ से वेलकम है. हम तो शांति के लिए हमेशा आगे रहते हैं. हम तो सनातन तो शांति की बात करता है. और आपको याद होगा मोदी जी ले गए थे, उन्होंने बोला भाई हम भगवान कृष्ण के वंशज जो बांसुरी बजाते हैं, बट उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, जो मोस्ट एज पर हिंदू मैथोलॉजी ये सबसे खतरनाक और लीथल वेपन है. तो अगर एक हाथ में बांसुरी तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है. जब तक बांसुरी से बात चल रही है, बातचीत चल रही है, ठीक है. जिस दिन नहीं चलेगी तो उसमें सुदर्शन चक्र वाला ऑप्शन तो है ही ना. दोनों अपने हाथ में. ये चाइना भी भले बात से समझ गया, 10 महीने लगे शी जिनपिंग और उनके जनरलों को समझने में. चलिए अच्छी बात है, समझ आ गई. अगर ये पीस हो, अगर टेररिज्म रुके, तो संभावनाएं, मैं हिंदी में इंग्लिश में बोलूं तो ऑप्शंस बन सकते हैं. बट अगर पीस नहीं हुई, टेररिज्म नहीं रुका, तो ऑप्शन बनने का तो सवाल ही नहीं. मैं आरजू जी, मैं पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं. मैं एक सलाह देना चाहूंगा, अगले 30 साल तक पाकिस्तान शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन 2 थिंग्स. आपके बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस बदलना है. एक है ट्रू डेवलपमेंट और ट्रू डेमोक्रेसी. अगर इन 2 चीजों पे 30 साल पाकिस्तान करे, भाई छोड़ दो ये कश्मीर, ये लड़ाइयां झगड़ियां, डेवलपमेंट. आपकी आबादी कम है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं. और जो डेमोक्रेसी है उसको एक ग्रास रूट लेवल पे लाना. ये नहीं कि भाई आज नियाजी को हटा के काजी को बनाएंगे. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ. बाजवा को हटा के ख्वाजा को बनाएंगे, ये नहीं करना. अगर रियली डेमोक्रेसी है, आप देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कैसी है. मोदी जी जा रहे हैं बंगाल, ममता जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, नड्डा जी जा रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? कोई, ये हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं भाई आप हमें वोट दो. ममता जी अपनी बात करी, मोदी जी अपनी बात कर रहे हैं, बट फैसला कौन कर रहा? लोग. जिस दिन ये परिस्थिति आ जाए
चाहिए कोई आर्मी वाले भी हैं, वो लड़े, इलेक्शन लड़े, जीते, चाहे यहाँ मिस्टर नियाजी खड़े हो, वहां से मिस्टर XYZ खड़े हो, अगर जिस दिन लोग का वोट और ओपिनियन ट्रू सेंस में मैटर करेगा, और जब सिर्फ डेवलपमेंट की बात, तो अगर आपको हमसे मुकाबला करना, करिए, डेवलपमेंट करिए ना, गरीबी को हटाने में करिए, तरक्की लाने में करिए, इंडस्ट्री लाने में करिए। आप बोलिए सुमित जी आप तो फार्मा हब हो जी, हम हैंडलूम हब है, आप जी इसका हब हो, हम ये हब है, आपका GDP इतना जी, हमारा GDP, उन चीजों पर मुकाबला हो ना तो मजा भी आए। तो अब ये जो भाई आपने हमारे 5 मार दिए, हमने आपके 6 मार दिए, तो ये अल्टीमेटली आदमी मर ही रहा है ना। अब देखिए, किसी की जान जाती तो किसी का फायदा तो होता नहीं। बट ये है कि अब हम क्या करें, अगर आपका वो जो कश्मीर का जुनून है वो खत्म ही नहीं होता। देखिए 70 साल से कश्मीर के लिए 4 जंगें लड़ गए, 30 साल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं भाई कोई तो इनसे पूछे आपको मिला क्या।